जैसे ही वो सूजन जख्म बनाना शुरू करती है जी, तो उसके बाद जो है फिर दर्द बढ़ जाता है। और जो है उमूमन लोगों को ज़रूर नोट करना चाहिए कि लोगों अगर उनका स्टूल का कलर, पखाने का कलर का काला है जी, तो ये बहुत ही अहम बात है। इसका मतलब कि वो मैदे की सूजन जो है वो अल्सर की तरफ जा रही है। ओके, और आप मामूली खून जो है वो पखाने में लॉस कर रहे हैं। ओके, तो ब्लैक कलर स्टूल जो है वो आपको ज़रूर नज़र में रखने चाहिए। ओके। एंड अलावा उसके कुछ लोगों को सिम्टम्स में डायरिया भी देखा जाता है, वॉमिटिंग, कई बार डिजीनेस की फीलिंग भी हो रही होती है। देखिए, वॉमिटिंग तो गैस्ट्राइटिस से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन डायरिया जो है उसका गैस्ट्राइटिस से ताल्लुक़ नहीं है। जो मैदे की तकलीफ से डायरिया नहीं होता। वही बात आ गई जो पहले आपने की थी कि डायरिया जो है वो आंतों की बीमारी से हो सकता है जी, नीचे की इन्वायरमेंट हो जाए जब हो सकता है, वरना मैदे से नहीं होता डायरिया। ओके। और इसके डायग्नोसिस की बात करें गैस्ट्राइटिस की? जी हाँ, डायग्नोसिस में ये है कि 90% डायग्नोसिस तो इनका क्लिनिकल उस पर होता है, जब डॉक्टर के देखने से, आपसे सवाल पूछने से, आपको एग्जामिनेशन करने से। इसके अलावा अगर डायग्नोसिस कंफर्म करना चाहें तो एक तो ये है कि बैक्टीरिया जो है उसका टेस्ट कर लिया जाए खून में, और वो बैक्टीरिया कंफर्म हो जाए तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाए। वरना आम तौर पे गैस्ट्राइटिस के सिम्टम के बेस पे उसका इलाज शुरू करते हैं, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि इसको ये सिम्टम मैदे की वजह से ही थे। तो ये कॉमनली टेस्ट नहीं किए जाते। इसके मतलब ये क्या मकसद ये कि अच्छा, ओके, ओके। सो ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? ट्रीटमेंट इसमें कुछ दवाएं हैं जो कि ऐसे ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं कि जो आपके एसिड की सिक्रेशन को कंट्रोल कर लेती हैं या कम कर देती हैं। और जब एसिड की सिक्रेशन कम होती है तो ऑटोमेटिकली जो मैदे की दीवार होती है वो अपनी सूजन ख़त्म कर लेती है और आपके सिम्टम नॉर्मल हो जाते हैं। ओके। और होम रेमेडीज की अगर बात करें, घरेलू नुस्खे कुछ? सबसे बड़ा घरेलू नुस्खा तो यह है कि मुनासिब मिकदार में खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं। अच्छा, क्वांटिटी जो है आपके खाने की वो ठीक ठाक हो, नॉर्मल हो, ज्यादा खाना ना खाएं, बहुत ज़्यादा ना हो। और ऐसा भी ना करें कि लंबे गैप्स करें। अच्छा, कि वो लंबे गैप्स करने के बाद क्या होता है कि सिर्फ एसिड रह जाता है स्टमक के अंदर, फूड बिल्कुल नहीं होता। मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे आपको खाना खाते रहना चाहिए। खाना खाते रहना चाहिए। और इसके अलावा जो है मतलब बेहतर ये है कि अपनी जो फूड है उसको ज़्यादा ऑयल वाला या ज़्यादा मिर्चों वाला ना रखें। जी हाँ, वो सब चीज़ें जो हैं वो उमूमन जब बहुत ज़्यादा ऑयली फूड जब जाता है स्टमक की तरफ तो एसिड सिक्रेशन को बढ़ाता है, और वो गैस्ट्राइटिस के सिम्टम को ख़राब कर सकती है और ज़्यादा बढ़ा सकती है। अच्छा, जी हाँ। तो खाना पीना आपको सिंपल रखना है और रेगुलर इंटरवल पे आपको खाना खाते रहना है ताकि एसिड फॉर्मेशन ना हो और उसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस फॉर्मेशन कम हो, मतलब जी हाँ, बहुत ज्यादा ना हो। ऑल राइट। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, उसमें आपने एक कहा कि गैस्ट्राइटिस है वो अल्सर में भी तब्दील हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अलावा उसके और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज के कंडीशन के? बिल्कुल। मैं पहले तो ये बात वाज़ेह कर दूं कि अल्सर का मतलब मैदे का जख्म है। जी। अक्सर लोग अल्सर और कैंसर को मिला देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा परेशान कुन बात हो जाती है। ओके। तो मैदे के दीवार पे जख्म हो जाना जो है अल्सर है। यकीनन स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग, उसमें अगर जख्म हो जाए दैट इज अल्सर। एक किस्म का गढ़ा पड़ जाए उसमें जी, तो वो जो है अल्सर कहलाता है। एक तो ये, दूसरा ये कि गैस्ट्राइटिस के साथ मैंने आपको बताया था कि अगर मैदे का जो मुंह होता है, जो अपर पार्ट होता है, वो अगर थोड़ा सा लूज होता है तो उससे क्या होता है कि एसिड सिक्रेशन आपके सीने की तरफ आती है। खास तौर पे अगर आप लेट नाइट खाना खा रहे हैं उसके बाद लेट गए फौरन, तो वो सिक्रेशन ऊपर आती हैं और वो आपके सीने में जलन का बाइस बनती हैं, और वो सीने में जलन का बाइस बनती हैं और जो नाली होती है ग़िज़ा की, जिसको एसोफेगस कहते हैं जी, उसकी दीवार को ख़राब करती हैं। ओके। तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। और अगर ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाए तो जब अल्सर अगर फट जाए या खुदा ना खास्ता अल्सर इतना गहरा हो जाए कि वो ब्लीड करने लगे, तो उससे जो है पेट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि आमतौर पर कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है लेकिन बहरहाल हो सकती है। ओके जी। सो आपने अभी मेंशन किया कि खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप सो जाते हैं तो एसिड सिक्रीशन शायद ज्यादा होता है। तो आइडियली खाने और सोने के बीच में, मतलब डिनर और आपके स्लीपिंग टाइम के बीच में कितना गैप होना चाहिए? कम से कम 2 से 3 घंटे गैप होना चाहिए। ओके। और खाने की जो क्वांटिटी है अगेन वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए रात को। अच्छा, रात को बहुत हल्का भोजन करें। जी। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो अपना हेड एंड यानी सर का हिस्सा और कंधों का हिस्सा जो है थोड़ा ऊंचा करके सोए। जी, बिल्कुल सीधा ना सोए। जैसे हॉस्पिटल का बेड होता है ना, थोड़ा ऊपर ऊंचा हुआ, इस तरीके से ऊंचा करके सोए कंधे को और सर को, ताकि वो एसिड ज्यादा ऊपर ना आए। अच्छा, यानी सिर और पेट का लेवल एक नहीं होना चाहिए सोते समय, सीना सिर और थोड़ा ऊंचाई पे होना चाहिए। सीना और सर थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। यानी जो पिलो आप लगा रहे हैं उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि बिल्कुल आपको ये प्रॉब्लम होती लेकिन तो मैं नहीं यहाँ एक चीज वाज़ेह कर दूं कि सिर्फ अगर सर ऊंचा करेंगे तो आपकी गर्दन में दर्द हो जाएगा। जी। तो आपको कंधों के नीचे से और सर तक पूरा आपको ऐसे इस तरह से पिलो लेना, जो आपके सीना को भी ऊंचा कर दे थोड़ा सा और सर को भी ऊंचा कर दे।
ओके, गैस्ट्राइटिस के प्रिवेंशन के बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं आपसे। वही है सबसे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि खाने का रेगुलर लेना और बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें और जैसे कि कैफीन वगैरह, निकोटीन, इन सब चीज़ों का ना लेना, ये आपके ये प्रिवेंशन का बाइस बनेगा। और दूसरा ये कि इसको डिले ना करें, अगर आपको लगता है कि सिम्टम है तो डॉक्टर को दिखाएं। ये भी एक किस्म की प्रिवेंशन है कि आप उसको देर ना करें कि वो और कॉम्प्लिकेट हो जाए। राइट। एक क्वेश्चन है सतीश का जो मैंने आपसे मेंशन किया था कि ओमान से ये क्वेश्चन इन्होंने लिखा। ये हमारे ऑनलाइन लिसनर हैं हम FM रेडियो के, एंड ही सेज कि मुझे 20 साल पहले तकरीबन टाइफाइड हुआ था और उसके बाद से मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया है। ये दुबई में थे 2005 से 2006 के बीच में, और उसके तब इनको कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 2006 ऑनवर्ड्स ही इज इन ओमान, और सिंस देन इनको एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, स्पेशली आफ्टर मील्स और ब्रेकफास्ट। इन्होंने बहुत सारे रेमेडीज भी किए हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। सो अगर आप इनकी हेल्प कर सकें। अच्छा, इसमें एक तो यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि टाइफाइड से कोई ताल्लुक है आपकी एसिडिटी का। हाँ, एसिडिटी जो आपको अब हो रही है वो लगता यह है कि आपको गर्ड हो रहा है, यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जो कि आपका तेजाब ऊपर आ रहा है। तो एक बात तो मैंने अभी बताई कि आप जब खाना थोड़ा खाएं और बार बार खाएं, और आप जब सोएं तो खाने के बाद ज़रा गैप रखें सोने में 2-2.5 घंटे का कम से कम, और अपना जो सीने का हिस्सा है और सर का हिस्सा ऊपर करके सोएं। इसके अलावा आपने कोई दवा अगर इस्तेमाल की है पहले तो फिर तो आप, और फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। वरना यह है कि आमतौर पर मार्केट में जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी ओमेपेराजोल वगैरह टैबलेट मिलती हैं वो कुछ दिन के लिए सिर्फ आप ट्राई कर सकते हैं। वरना मेरा मशवरा यही है कि डॉक्टर से करीबी आप मिले जाकर। एक कॉलर है साहब से बात करना चाहते हैं। हेलो गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मुश्ताक, बताइए प्लीज। एक्चुअली मुझे लास्ट 6 मंथ से एलर्जी प्रॉब्लम है। मेरी आंखों से, नाक से पानी मुसलसल आता है, यानी कि एलर्जी। जी मुश्ताक, बारिश वगैरह रहती है। मुश्ताक साहब, ये 6 महीने पहले भी था या अभी बस यही अभी शुरू हुआ? इससे पहले कभी होता था आपको? पहले कभी नहीं हुआ, 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ। मैं यहाँ पे डॉक्टर है दुरिया कमाल, जी, वहाँ पे कंसल्ट करता था दुबई में। जी। तो मुझे एक इंजेक्शन देती थी, वो थोड़ा हार्ड था इंजेक्शन। जी। तो उससे मुझे 1 महीना तक रिलीफ मिलती थी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप दुबई में नए शिफ्ट हुए हैं? दुबई में मैं लास्ट 4 ईयर से हूँ। बस मुझे ये जो बीमारी है ना लास्ट 6 मंथ से हुई है। तो ये आपने घर वर चेंज किया अपना कुछ लास्ट 6 महीने पहले? हाँ, घर वर चेंज किया था। हाँ, तो आप जरा आप नोट कीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि घर में कारपेट है या ये बिल्डिंग सेंट्रल एसी है या कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है पहले से हटकर है। ना, मैंने डॉक्टरों से यहाँ पे कंसल्ट किया था, उन्होंने बोला था आप एसी अवॉइड करके दे, तो मैंने एसी अवॉइड की। तो उससे कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? उससे फर्क तो नहीं पड़ा जी, पर मुझे थोड़ा बीमारी डिफरेंट हो गई है। हाँ। अभी जो पहले जो मेरे नाक से पानी आता था जी, तो वही पानी मेरे गले में चला जाता है, यानी मुझे दमा टाइप बीमारी जो हो जाती है, बलगम हो जाता है, कंटिन्यूसली खांसी आती है। तो मैं अभी जो एलर्जी प्रॉब्लम है वो तो कम है। जी। अभी जो दमा टाइप यानी बीमारी है वो मैं सिर पे यूज करता हूँ एंटीबायोटिक। अच्छा, यहाँ पर देखें, हाँ, मैं आपकी एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये दोनों बीमारियों का ताल्लुक आपस में हो सकता है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप एक मरतबा किसी डॉक्टर से अगर मिलना चाहें या मेरे पास आना चाहें अजमान, तो आप आके मिल लें, क्योंकि देख के सही फैसला कर सकेंगे क्या करना है आगे। तो रात को जब मैं सोता हूँ मेरा नाक बंद हो जाता है। सब चीज़ों के लिए बेहतर है मिल लें। आप मिले बगैर ये बताना मुश्किल है क्योंकि कई चीज़ें साथ हैं। कुछ एडवाइस, कुछ भाप लेना, कुछ भाप बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने बताया था कि नाक के अंदर गर्म पानी डाल सकते हैं, थोड़ा ऊपर तक लेके जाएं, भाप ले लें, पानी ज़्यादा पिएं, और ठंडे मौसम में कोशिश करें कि अपना अच्छी तरह ढक के निकलें। एक्चुअली मैं बाइक ड्राइवर हूँ। जी। तो मैं ठंडी में भी बाइक चलाता ही रहता हूँ। आप एक मरतबा अगर हो सके तो मुझसे मिल लीजिए, आप बेहतर ये है, ताकि आपको सही तरीके से मशवरा दे सकूं। ऐसे बगैर देखे जरा मुश्किल है इस मामले में बताना। सही, ठीक है। थैंक यू सो मच मुश्ताक आपके सवाल के लिए। सर, ओमार का एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो आज के टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं, लेकिन इनका ये कहना है कि इनको चेस्ट में हैवीनेस फील होती है हमेशा। इन्हें लगता है जैसे कि कुछ बोझ, कुछ भार सा रखा हुआ है। ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा, देखें, ये एक बहुत ही खतरनाक अलामत है। खतरनाक इस एतबार से इसको कभी भी हम इजी नहीं ले सकते जी। चेस्ट में भारीपन होना जो है उसका मामूली कॉज जो है मामूली सा एसिडिटी हो जाना, मसल पेन हो जाना,
और या फिर एलर्जिक टाइप के कंडीशन जैसे एस्थमा है, माइल्ड एस्थमा, उसके अंदर ही भारीपन हो सकता है। इसके अलावा खतरनाक चीज़ों में जो है हार्ट की बीमारी भी हो सकती है। तो पहला तो मशवरा मेरा ये है कि आपको लाजमी डॉक्टर से मिलना चाहिए। खास तौर पे कुछ पॉइंट बता दूं कि अगर आपको चलने फिरने से, किसी किस्म की एक्सर्शन करने से अगर ये बढ़ता है दर्द, तो फिर आप बिल्कुल देर ना करें, अर्जेंट तौर पे मिलें डॉक्टर से। और मतलब वरना फिर भी आपको मतलब कोई और तरीका नहीं है, इसके बगैर देखे आपको फैसला नहीं कर सकते कि क्या वजह है उसकी। सर, हर शो में हम एक बार एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल के बारे में जरूर बात करते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है, और जितने भी डॉक्टर्स आते हैं वो हर एक मोरलेस हर एक कॉम्प्लिकेशन में ये सजेस्ट करते हैं कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। इन्फेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन गैस्ट्राइटिस में कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि जो खाने का प्रॉपर रूटीन, खाना मुनासिब मकदार में खाना, ये सब चीज़ें लाइफ स्टाइल का हिस्सा हैं। और खाना जितना सादा होगा उतना ज़्यादा गैस्ट्राइटिस के चांस कम होंगे। जितना ऑयली और तेज़ मिर्चों वाला खाना होगा उतना ही चांसेस बढ़ जाएंगे। वक्त पे खाना खाना, उसके बाद की गैप करना सोने से पहले, ये सब चीज़ें भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन शामिल है। इसके अलावा एक्सरसाइज इन जनरल कोई डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं बनता गैस्ट्राइटिस से, लेकिन बहरहाल एक्सरसाइज का बहुत बड़ा इफेक्ट है पूरी बॉडी पे जी। बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट को उससे फ़ायदा मिलता है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, और हमारी बॉडी की ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने से बहुत सारे इन्फेक्शन और परेशानियां हमारी बॉडी से निकल जाती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिंदगी सही गुजारना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और एक क्वेश्चन और आया था हुमा का थोड़ी देर पहले, इनका ये पूछना था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कितना हेल्पफुल होगा अगर वो सुबह जाकर के वॉक करें, बिल्कुल फ्रेश एयर लें, उसमें कितना फायदा हो सकता है? बिल्कुल अच्छा है, बस ये इस बात का ख्याल रखें कि थोड़ा सा अपने आप को ढक के जाएं, खासतौर पर जैसे हल्की सर्दी का मौसम है अभी। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप वॉक करेंगे तो बहुत अच्छा है। फ्रेश एयर यकीनन अच्छी है बॉडी के लिए, और वॉक करना बहुत ही अच्छा है, तो ज़रूर निकलें, लेकिन अपने आप को ढक के, और कोशिश करेंगे कोल्ड एयर से डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो आपका। ऑलराइट लिसनर्स, डॉक्टर नवीद मुजफ्फर हमारे साथ रहे और हमने इनसे इतनी सारी बातें की, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में इनसे बात की। सो मैं कॉन्टैक्ट नंबर इनके बता रही हूँ जहां पर आप डायरेक्टली डॉक्टर नवीद से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 0674577755 एंड 0561337064। मैं रिपीट कर रही हूँ नंबर्स आपके लिए। लैंडलाइन नंबर इज 0674577755 एंड सेल नंबर, मोबाइल नंबर इज 0561337064। इन केस आप ये नंबर्स नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो फेसबुक पर ये नंबर्स अभी पोस्ट किए जाएंगे, जहां से आप इन्हें इजीली जॉट डाउन कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीद फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। एंड आपको दोबारा इन्वाइट करने की कोशिश हम करेंगे इस शो में, क्योंकि मुझे लगता है लिसनर्स बहुत ज्यादा खुश हुए आपके शो से। बहुत शुक्रिया। एंड लिसनर्स, आप ट्यून इन रहे। अप नेक्स्ट इज म्यूजिक ऑन डिमांड विद टोटल फिल्मी आफ्ताब। आई विल सी यू अगेन। तब तक अपना ध्यान रखें, और रेडियो क्लिनिक में अगले सैटरडे इंतजार कीजिए एक नए डॉक्टर का, नए टॉपिक्स का। और हमेशा की तरह याद रखिए, जान है तो जहान है, हेल्थ इज वेल्थ। तो स्माइल करते रहिए, खुश रहिए, एंड सुनते रहिए मेरा आपका हम सबका फेवरेट हम 106.2 प्योर म्यूजिक।